एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था, वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो बेसिक जितनी भी थ्योरी थी वैन हॉफ फैक्टर की वो मैंने बता दी थी। ठीक है, तो आज के वीडियो से हम क्या करेंगे, हम वैन हॉफ फैक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स में आए गए। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो जो है फुल्ली बोर्ड्स वालों के लिए डेडिकेटेड है। ये इसमें देखो मैंने क्या किया, वैन हॉफ फैक्टर में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, ये मैं सारे डिस्कस करूंगी। लेकिन बात क्या है कि जो कुछ बेसिक टाइप होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो रिपीट होते रहते हैं, मतलब उसी पे बस वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। उसके बाद में लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगी जिससे तुम सब लोग अपना प्रैक्टिस करके अपना वैन हॉफ फैक्टर वाला जो पोर्शन है वो मजबूत कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमें चार ऐसे एक्वस सोल्यूशन दिए हैं, NaOH, Na2SO4, NH4NO3, KNO3, और हमसे पूछा क्या है कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है हमें पता है कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और मैंने बता रखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सल्यूट पे। ठीक है, तो जिसके सल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब इनमें से अगर तुम NaOH को देखोगे तो NaOH सॉल्वेंट में जाके या सोल्यूशन में जाके Na+OH- दो आयंस देगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सल्यूट के आयंस कितने, दो। इसमें ये कितना देगा, 2Na प्लस SO4-2, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आयंस हैं, यहाँ पे तीन आयंस हैं सल्यूट के। यहाँ पे कितने, K+NO3-, देखो K+ और NO3-, तो यहाँ पे सल्यूट के पार्टिकल्स कितने, दो। यहाँ पे भी दो होंगे, NH4+NO3-, मतलब यहाँ पे भी सल्यूट के पार्टिकल्स कितने, तीन। तो इन सब में से सल्यूट के पार्टिकल सबसे ज्यादा किसमें, बी वाले का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा, बी का। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव 3 एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl। हमें NaCl के 3 एक्वस सॉल्यूशन दे रखे हैं, उन पे लेबल्ड है A, B एंड C with concentration 0.1 मोलर, 0.01 मोलर and 0.001 मोलर रिस्पेक्टिवली। वैन हॉफ फैक्टर विल बी इन द ऑर्डर। हमें बताना है कि इन तीन जो लेबल्ड NaCl के सॉल्यूशंस हैं इनमें से वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, जिनको वैन हॉफ का कांसेप्ट नहीं क्लियर है वो ये कर सकते हैं कि वो ये 0.1 मोलर, 0.01 मोलर और 0.001 मोलर से डिसाइड करेंगे। लेकिन मैंने बता रखा था वैन हॉफ फैक्टर जो होता है वो क्या है, उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, है ना। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेगा तो वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं बदलेगा तो वैन हॉफ फैक्टर नहीं बदलेगा। तो NaCl, भाई तीनों सोल्यूशन है तो NaCl की ना, भले उसके कंसंट्रेशंस अलग अलग है। तो जब NaCl का ही सोल्यूशन है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे, दो। तो वैन हॉफ फैक्टर भी तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब अमंग द फोर ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। ठीक है, अब हम तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है, वैल्यू ऑफ वैन हॉफ फैक्टर फॉर KCl, NaCl, K2SO4 R। ये जो बेसिक तीन चार क्वेश्चंस है ना ये 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं 1 मार्कर डिस्कस कर रही हूँ। इनमें हमें वैन हॉफ फैक्टर बताना है, तो जिसको अब आयंस में तोड़ना आ गया वो वैन हॉफ फैक्टर भी आराम से बता सकता है। तो KCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, K+Cl- दैट इज 2। तो इसमें वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, वैन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव, एक होता है थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो इसमें जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो कितने नंबर ऑफ आयंस देगा, दो, और इसके इनिशियल मोल्स कितने, 1। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो इसमें नंबर ऑफ वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, दो। इसमें भी दो ही होंगे क्योंकि सोल्यूशन में जाने के बाद ये कितने आयंस देगा, Na+Cl- दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2। और ये कितना देगा, ये 2K+ और SO4-2 दैट इज 3 आयंस देगा। तो यहाँ पे वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये है इनकी वैल्यूज। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है लास्ट वाले क्वेश्चन में, विच हैज द हायर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कंसंट्रेशन दे रखा है Al2SO4 होल थ्राइस का,
और K3FeCN6 का, ठीक है। और हमसे पूछा है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस वाले को जरा मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है, वो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना तो आता है ना, लेकिन इसमें हमसे पूछा है किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो हमें वैल्यू बतानी है। तो हमें वैल्यू बतानी है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, अगर तुम Al2SO4 में देखोगे तो ये कितने में टूटेगा, 2Al प्लस 3 प्लस SO4 माइनस 2, और SO4 माइनस 2 के कितने आयन्स है, 3, तो यहाँ पे इसके 3 आयन्स है, तो 3 2 कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब इसके इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं सोल्यूशन में जाने के बाद, 5। तो क्या करो, 5 इंटू 0.05 कर दो, ठीक है। तो 5 इंटू 0.05 और इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे वाले का निकालने के लिए क्या करोगे, हमें पता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ये वाला हिस्सा होता है ये नॉन आयनाइजेबल होता है। नॉन आयनाइजेबल मतलब ये सोल्यूशन में कैसे टूटेगा, ये टूटेगा इस फॉर्म में 3K प्लस प्लस क्या हो जाएगा, FeCN6 माइनस 3, मतलब ये एज इट इज रहेगा। तो कितने आयन्स हो गए, ये एक पूरा आयन और ये एक, मतलब 3 और 1 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कर दो। तो दूसरे वाले का कैसे निकालोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 0.4, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 0.25 आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, वैल्यू किसकी बढ़ी, इसकी Al2SO4 होल थ्राइस की, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पूछ लिया गया था इसलिए हमने ऐसे सॉल्व करके निकाला, लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाता कि इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते थे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वो क्या होगा, वो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे जो 1 मार्कर में आते, जो मैंने डिस्कस किए। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, containing 8.1 gram of HBr in 100 gram of water assuming acid to be 90% ionized, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनो और समझो, और देखो जो चीजें गिवन होती है ना उसे पहले लिखा करो, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, कुछ बच्चे क्या होते हैं वो कूद जाते हैं, कुछ देखते नहीं समझते नहीं, पहले जो गिवन है उसे लिखो, जो पूछा गया है वो लिखो, और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो गिवन और पूछे गए में रिलेशन पूछ रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा खुद अपना दिमाग यूज करो, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ निकालना है, ठीक। अब हमसे हमें ये निकालना है, कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr, मतलब HBr इन वाटर है ना, तो HBr हमारा क्या हो गया, सल्यूट हो गया। मैं तुम लोग की सहूलियत के लिए बिल्कुल सही एक एक चीज लिख देती हूँ ताकि तुम लोग को समझ आ जाए, ठीक है। और सॉल्वेंट हमारा क्या है, हमारा वाटर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमें HBr का वेट कितना दे रखा है, वेट ऑफ सल्यूट कितना दे रखा है 8.1 ग्राम, ठीक है। और कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा हमारा 100 ग्राम, ठीक है। अज्यूमिंग एसिड टू बी 90% आयनाइज, ठीक है। हमें ये अज्यूम करना है कि जो है एसिड है ये 90% आयनाइज है। अब पहले तो कुछ बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कॉलिगेटिव का है, मतलब एब्नॉर्मल मोलर मास और वैन हॉफ का क्वेश्चन है भी कि नहीं। तो देखो मैंने बताया था अगर कोई आयनिक कंपाउंड आए तो वो कैसे, कौन से क्वेश्चन होते हैं, वो एब्नॉर्मल मोलर मास और वैन हॉफ के क्वेश्चन होते हैं। क्यों, क्योंकि HBr क्या है बेटा, HBr इज एन एसिड, वो किस में डिसोसिएट करेगा, H+ और Br माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं 1, और ये इसके बाद के मोल्स कितने हो गए 2, ठीक है। तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने निकाल लिया, ठीक। अब देखो हमें क्या बोला है, अज्यूमिंग एसिड टू बी 90% आयनाइज, मतलब हमें क्या बोल रखा है, अल्फा का वैल्यू दे रखा है बेटा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो 90% है, मतलब 90/100, तो ये अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.9। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू पता है,
क्या हमें इस क्वेश्चन में, अच्छा तो ये एबनॉर्मल का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये एबनॉर्मल का क्वेश्चन नहीं होता तो हम इसे आई के बिना नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज और सुन लो, यहाँ पे के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.86, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें आई निकालना है। क्या तुम आई निकालने का क्या तरीका है, तो आई निकालने का एक ही तरीका है बेटा, जो मैंने अल्फा और आई का एक रिलेशन बताया था, ठीक है। तो अल्फा और आई का रिलेशन देखना है, सबसे पहले ये देखना है ये कौन सा केस है, ये डिसोसिएशन का केस है। तो अगर ये डिसोसिएशन का केस है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन n माइनस वन। मैंने बताया यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं डिसोसिएट होने के बाद, 2। तो यहाँ पे हम n की जगह क्या रखेंगे, 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख लो 0.9 इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, n कितना है, 2 माइनस वन 1, दैट इज कोई मतलब नहीं है। अब ये माइनस वन है, इधर जाके प्लस वन आएगा, तो ये जब 1 प्लस 0.9 क्या होगा, 1.9, दैट इज आई की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1.9, ठीक है। तो हमने आई निकाल लिया, अब तो कुछ भी नहीं यार, क्वेश्चन इजी है। अच्छा ये क्या है, एम मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही कर लेती हूँ, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी है 1.9, तो 1.9 इंटू के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोल्स, अब हमें मोल्स तो गिवन नहीं है, वेट गिवन है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 8.1 और एचबीआर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 81 आता है समथिंग। तो यहाँ पे वैल्यू रख लो, अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100, लेकिन क्योंकि ग्राम में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये पॉइंट यहाँ गया, तो ये एक दूसरे से जीरो कैंसिल, ये हो गया एक दूसरे से कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू समथिंग निकल के आती है हमारी 3.53, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन देखो, बहुत इजी था, बस तुम्हें कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। एक कि अल्फा और आई के बीच का रिलेशन, तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना आना चाहिए, दैट इज स्मॉल n, फिर फॉर्मूलेज याद हो बस, और कोई इसमें कंसेप्ट नहीं लगता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसमें क्या बोला है, 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्स इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा सल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हमारा क्या है, सल्यूट है, और डिसॉल्व किस में हो रहा है 49 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना, मतलब यहाँ पे डेल्टा टी एफ जो है वो कितना है 1.62 केल्विन दे रखा है। कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये क्वेश्चन भी आता है सैंपल में, ये क्वेश्चन काफी दे रखे हैं कि हमें वैन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, और हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि जो सॉल्यूट है वो सोल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हम अब सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, हमारा जो डेल्टा टी एफ दिया है, हमें क्या पूछ रखा है और क्या दे रखा है, मास ऑफ, वेट ऑफ सल्यूट दिया है, वेट ऑफ सल्यूट गिवन है, कितना है हमारे पास 3.9 ग्राम, ठीक है, 3.9 ग्राम। कितने में डिसॉल्व है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है, ये कितना है हमारा 49 ग्राम, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में गिवन है मोलर मास दिया है और केएफ दे रखा है। तो हमें डेल्टा, अगर हमें डिप्रेशन वाला फॉर्म, डिप्रेशन की चीजें गिवन है, तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के एफ इंटू एम, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं ये चीज बता दूं कि बेंजोइक एसिड जो होता है ना, ये मैंने जब वैन हॉफ फैक्टर समझाया था तब भी मैंने बताया था, बेंजोइक एसिड व्हेनेवर इट इज डिसॉल्व इन बेंजीन, तो वो हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट करता है। तो वैसे तो हमें ये चीज पता है कि यहाँ पे एसोसिएशन ही होगा, लेकिन हम वैल्यू के थ्रू अब हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो मोल्स तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मोल्स ऑफ सल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अगर ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करने, तो वेट की जगह क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ मतलब मोल्स की जगह क्या लोगे, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला, ये मैंने लिख दिया उन बच्चों के लिए जिनको मे भी शायद ना पता हो। तो हम अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, ये आई निकालना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे काम करते हैं, मोलैलिटी हम अलग से निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया है, कितना है 3.9, ठीक है। तो 3.9 अपॉन वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट कितना है, बेंजोइक एसिड हमारा क्या है, सल्यूट है ना, वो कितना है 122 ग्राम। तो 122 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा 49 ग्राम। तो ग्राम में है तो इसीलिए हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग देखो, बेसिक है घर पे सॉल्व करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रही हूँ कि जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.65 मोलल। ठीक है, तो ये आ गई इसकी मोलैलिटी की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, हमें ये निकालना है, तो हम इसे अकेला यहाँ छोड़ देते हैं। तो डेल्टा टी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया आई। तो डेल्टा टी एफ हमारा क्या है 1.62। ठीक है, तो 1.62 अपॉन के एफ हमारा क्या है, के एफ क्या था 4.9, तो ये हो गया 4.9 इंटू मोलैलिटी कितना है 0.65, ये आया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आई की वैल्यू आ रही है 0.50। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है 0.50। तो 0.50 क्या है, अब हम इससे कैसे आइडिया लगाएंगे, तो एक बात समझ लो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख भी लेना। अगर आई की वैल्यू तुम्हारी 1 आती है तो देयर इज नो डिसोसिएशन, तब जो हमारा सल्यूट है वो सॉल्वेंट में जाके ना ही डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 के बराबर आती है, मतलब इस केस में जो हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे के बराबर आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बदले। जब हमारा आई का वैल्यू 1 से बड़ा आता है ना, तब हमारा क्या होगा, हमेशा डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ सल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो अगर सल्यूट का पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक याद रखना, ये याद रखना। और अब ये तीसरा, व्हेन आई इज लेस देन 1, तो अगर 1 से छोटा होगा तब हमेशा एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ सल्यूट के पार्टिकल घटते हैं, तो कॉलिगेटिव, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव थ्योरेटिकल से हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से कम है, दैट मीन्स सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में जाके क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो हमें नेचर ऑफ सल्यूट पता चल चुका है। ठीक है, तो सल्यूट सॉल्वेंट में जाके क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ, और फिर उस पे बेस्ड जो तुम लोग को प्रैक्टिस करने होंगे वो मैं इस पे यहाँ पे लिख दूंगी, फिर तुम लोग बस उसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, और जो ये 7th क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो और अगर इसको ध्यान दोगे तो ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और ये सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चंस इस टाइप के दिए गए। तो अगर ये समझ लोगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो तुम लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टीएफ। अब देखो ये कैलकुलेशन इसमें करना है, तुम्हें बस कंसेप्ट समझना है। अगर तुम कंसेप्ट समझ गए तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो मैं कैलकुलेट तुम लोग कर लेना, कैसे करना है वो मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 20 ग्राम ऑफ दिस एसिड, ये जो है ना ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये क्या है हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। अब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना वो डिसोसिएशन तो करते हैं, तो तुम्हें पहले यहाँ पे समझ आना चाहिए कि अ पर्टिकुलर कंपाउंड विल अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ऐसे ही समथिंग फ्लोरीन का करके भी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे रखा है, शायद 32 या 31 या 33, ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन है इस टाइप का, प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना एक बार, उसमें फ्लोरीन दिया हुआ है। तो जितने भी इस टाइप के कंपाउंड्स है ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, इट विल अंडरगो डिसोसिएशन। तो ये क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन करेंगे। एक बात बताओ, डिसोसिएशन करेंगे, इस चीज को याद रखना,
तो इतना ग्राम ऑफ दिस, मतलब ये सल्यूट है, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वेट ऑफ सल्यूट। वेट ऑफ सल्यूट कितना दे रखा है हमें, 20 ग्राम, ठीक है, इज एडेड टू इतना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है हमें कितना, 500 ग्राम। तो ये हमें 500 ग्राम दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमसे क्या पूछा है, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम, ठीक, ये होता है फॉर्मूला। तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं क्या, हाँ, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स तो हमें नहीं पता, तो वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 कर लेना, तो उससे तुम मोलैलिटी निकाल लोगे। मैं क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल्स के जगह हम क्या रखेंगे, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि सब चीज यहाँ पे क्या है, ग्राम में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो इस वाले फॉर्मूले में हमें सब कुछ गिवन है, तो तुम मोलैलिटी खुद से निकाल लेना, ठीक है। तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में केएफ भी गिवन है, ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन में आई नहीं पता है। अब हमें आई नहीं पता तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो आई हमें यहाँ पे दो चीजें अननोन है, आई भी नहीं पता और डेल्टा टीएफ भी नहीं पता है। तो अगर सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है, यहाँ पे आई निकालना। अब आई निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आई निकालने के लिए हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, अल्फा से रिलेट करके हम फॉर्मूला निकालते थे। और हम यहाँ पे ये समझ गए कि ये डिसोसिएशन करेगा, तो डिसोसिएशन अगर करेगा तो यहाँ पे क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें अल्फा भी नहीं पता, आई भी नहीं पता, ये भी अननोन टर्म है। तो किसी भी, अगर तुम ध्यान दो तो इस क्वेश्चन में एक अलग सा कुछ वैल्यू लिखा है के ए, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम चैप्टर में तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो एक बात बताओ, अगर हमें ये पता है तो क्या हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, हमें के पता है तो हम अल्फा निकाल लेंगे, और जब हमें अल्फा पता चल जाएगा तो हम आई निकाल सकते उस फॉर्मूले से। तो तुम्हें ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है जिसमें हमें के ए की वैल्यू दे रखी है और हमसे आई पूछेंगे, तो तुम्हारा सबसे पहले काम बनता है कि तुम पहले उसका क्या निकालो, अल्फा निकालो थ्रू दिस फॉर्मूला, देन अल्फा के थ्रू आई निकालो, ठीक है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो एक बात बताओ, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, तो क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे लिए फॉर्मूला सिर्फ बन जाएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अब हमें अल्फा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के ए अपॉन सी अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा। तो हमें के पता है, सी क्या है, कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह तुम लोग क्या रखोगे, जो मोलैलिटी का वैल्यू आएगा उसी को यहाँ पे पुट करना है। तो बस यहाँ पे अब अल्फा निकाल लेना, अल्फा से फिर तुम लोग क्या करोगे, डिसोसिएशन का केस, इसीलिए मैंने बोला था पहचानना आना चाहिए कि डिसोसिएशन होगा कि एसोसिएशन। तो अगर तुम्हें अल्फा पता है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन होगा। हमें अल्फा पता है, आई निकालना है, क्या हमें एन पता है, हाँ, तो ये जब सोल्यूशन में जाएगा ना, तो दिस ये CH3 CH2 CH Cl COO माइनस और H प्लस, मतलब दो, N का नंबर यहाँ पे कितना है, दो। तो हमें ये सब चीजें भी पता है, तो हम आराम से I निकाल सकते हैं। फिर जब I निकल आएगा तो इसमें बस पुट करो, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl which must be added to 1 kg of water। हमें क्या बताना है, अगर इस हिस्से को जरा ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा। अमाउंट ऑफ KCl which must be added to 1 kg of water। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 1 kg। हमारा यहाँ सॉल्यूट क्या है, KCl। बोला क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ KCl हम डालें 1 kg ऑफ वाटर में, सो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 2K, और KF दे रखा है। तो एक बात बताओ, हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ KCl मतलब यहाँ पे मोलैलिटी निकालना है, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी
इतना 1 kg वाटर में हम कितना ये डालें ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होके 2 केल्विन पे आ जाए। तो हमें यहाँ पे मोलैलिटी पूछा है, तो यहाँ पे पूछा गया है मोलैलिटी। अब क्या करोगे, तो हमसे यहाँ पे मोलैलिटी पूछा है। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। तो हमें यहाँ पे मोलैलिटी पूछा है तो इसको अलग रख दो, क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन आई इंटू के एफ। तो हमें डेल्टा टी एफ पता है, के एफ पता है, क्वेश्चन में गिवन है, हमें आई नहीं पता। तो एक बात बताओ, आई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो यहाँ पे KCl जो है सोल्यूशन में जाने के बाद K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 2, इनिशियल मोल्स कितने थे 1, तो I की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए I की वैल्यू कितनी रख लेना 2, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे वैन हॉफ फैक्टर के और एबनॉर्मल मोलर मास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइप। जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने सारे करा दिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि तुम उन क्वेश्चंस को देख के प्रैक्टिस कर लो। और बाकी बात इसी टाइप के क्वेश्चंस है जो एबनॉर्मल और वैन हॉफ पे पूछे जाते हैं, जो तुम लोग को प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एबनॉर्मल मोलर मास और वैन हॉफ फैक्टर पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो जितने टाइप है वो मैंने डिस्कस कर दिए, जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैंने दे दिए हैं तुम लोग को डिस्कस खुद से सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो वैन हॉफ फैक्टर से तुम लोग के मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, और एक बात ये है, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में ना जो तुम्हें निकालना क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ना, ये मैंने हिंट के तौर पे बता रखा है कि जो सोल्यूशन है वो कितने पे बॉईल हो रहा है, 373.0832। ये वैल्यू रख के हमें कभी भी सॉल्व नहीं करना होता है। तो डेल्टा टीबी जो रखना है वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे हम, टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब सोल्यूशन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वो, उसमें से 373 माइनस कर दो, तब ये जो वैल्यू निकल के आती है 0.0832, ये वैल्यू रख के तब हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा और हिंट के तौर पे बता भी दिया है, इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है तो तुम एज इट इज उसको नहीं पुट करोगे, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है तो तुम्हें हमेशा क्या करना है, सोल्यूशन में से 373 माइनस करके तब जो वैल्यू निकल के आई उसको रख के फॉर्मूले में, तब जैसे क्वेश्चंस करते वैसे सॉल्व करना। तो ये था एबनॉर्मल और वैन हॉफ पे मेरा वीडियो जो मैंने बनाया। जितने क्वेश्चंस थे मैंने पॉसिबल सारे उठा के सॉल्व करके बता दिए हैं। आई होप तुम लोग को अच्छे लगे होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एबनॉर्मल और वैन हॉफ पे, मैं उसको डिस्कस करूंगी। तो अगर किसी को डाउट होगा तो मैं वो क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में से जो भी डाउट होगा वो मैं उस वाले वीडियो में या कभी भी एक छोटा सा वीडियो बना के डिस्कस बता सकती हूँ। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अपना जो भी ये थ्योरी और न्यूमेरिकल्स मैंने दिए उनको प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा एटलीस्ट एक टॉपिक तो बहुत अच्छा सॉलिड तरीके से प्रिपेयर हो जाए। सो आई होप तुम लोग को मेरा ये एफर्ट्स अच्छा लगा होगा। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो देन डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दोज हु नीड इट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।